हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति, आपकी सफलता का रास्ता। अध्याय 8 में आपका स्वागत है फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, क्षमता को बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि चीज़ों के कठिन होने के कारण हम साहस नहीं करते, बल्कि सच तो है कि हम साहस नहीं करते, इसीलिए चीज़ें कठिन हैं। क्षमता और प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। क्षमता और प्रदर्शन एक चीज़ नहीं है। क्षमता और पाने की काबिलियत और इसकी उपलब्धि में फ़र्क होता है कि वो हमारे आइडिया और स्किल के इस्तेमाल के नज़रिए पर निर्भर करते हैं। क्षमता और प्रदर्शन में रिश्ता होता है, लेकिन तभी जब क्षमतावान लोग लक्ष्य पा जाते हैं। परिणाम के बिना क्षमता बेकार है। क्षमता कैसे बढ़ती या बेहतर होती है? यह बढ़ती है जब लोग जानते हैं कि उनसे क्या आशा की जा रही है। वह जानते हैं कि वो खुद से क्या आशा कर रहे हैं। वो अपनी सीमाएं जानते हैं। वो जानते हैं कहाँ से मदद पानी है। वो कम दिशा पर काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के हिसाब से प्रदर्शन माप सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, क्षमता बढ़ती है जब लोग जानते हैं कि उपलब्धि के बाद पुरस्कार आएंगे। दूसरे शब्दों में, जो लोग सबसे ज़्यादा उपलब्धि करेंगे वो सबसे बड़े पुरस्कार पाएंगे। कर्मचारी की प्रतिबद्धता को बढ़ाएं। प्रभावशाली कर्मचारी सिर्फ काम करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि उन्हें सफलता और परिणामों की ओर भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप प्रतिबद्धता कैसे बढ़ा सकते हैं? यह अभ्यास सही है और सिद्ध है। माइनॉरिटी के जरिए को प्रोत्साहित करें। स्वीकार करने की आदत को घटाने के लिए कई बार आपको असहमति पैदा करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा है तो ध्यान रहे कि असहमति वाले नज़रिए भी दिए जाएं। एक मीटिंग को तुरंत खत्म ना कर दें अगर सभी लोग सहमत हैं। नवीनता और रचनात्मक को पुरस्कृत करें। अगर कोई नए और अच्छे आइडिया के साथ आता है तो उसकी तारीफ करें। यह बात फैलाएं कि आप इसकी तारीफ़ करते हैं और आप दूसरों को रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परिस्थितियों के टकराव में सपोर्ट प्रदान करें। अगर लोग आपके पास निजी कार्यक्रम की समस्याओं को लेकर आते हैं तो उनको सहयोग करें जहाँ तक संभव हो। कार्यक्रम में बदलाव या ओवर टाइम की ज़रूरत के बारे में पहले से नोटिस दें। यह बताएं कि आप इस तथ्य की इज्जत करते हैं। कर्मचारियों के समय पर काफ़ी डिमांड है। सहयोग बढ़ाएं, प्रतियोगिता नहीं। किसी संस्था को प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता का खतरा है कि लोग अपने एजेंडा में फंस जाते हैं और एक दिमागी हो जाते हैं। समस्या के समाधान में सहयोग और असहयोग वाली सोच को पुरस्कार देने से इसे कम करें। यह टीम वर्क का सार है। ज़रूरी लोगों को पहचानें। मैनेजर सबसे ज़्यादा परेशानी तब अनुभव करते हैं जब वो सबसे ज़्यादा योग्य और प्रतिबद्ध लोगों को खो देते हैं। उनके निजी लक्ष्यों को जानें, उनके सपोर्ट दें और अवसर दें। उनका समय और ध्यान महत्वपूर्ण है। अपने संस्था की प्रतिबद्धता को फोकस में रखें। आपका रोल मॉडल अनदेखा नहीं किया जा सकता। इंसान अपनी सोच को बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकता है फ्रेंड्स। गोल्डन स्टेटमेंट है। विलियम जेम्स जी कहते हैं, इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। बिना अस्वीकार हुए कैसे अस्वीकार किया जाए? अक्सर हम असहमति को किसी भी तरह से दूर रखने की कोशिश करते हैं। असहमति के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया इससे समस्या में बदल सकता है। यहाँ जानते हैं कि हम कैसे किसी विरोधाभास को सकारात्मक परिणामों में बदल सकते हैं। पुराने नारे को याद रखें, जब दो पार्टनर हमेशा सहमत होते हैं उनमें से एक की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई बिंदु है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो तो शुक्रिया कीजिए, इस पर आपका ध्यान लाया गया है। शायद यह एक बड़ी गलती को दूर करने के अवसर देगा। अपने अंदर से आने वाली पहली प्रतिक्रिया को अनदेखा करें। किसी भी असहमति वाली घटना में हमारी प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। हम
बचाव करते हैं, सावधान रहें, शांत रहें। हमारी पहली प्रतिक्रिया सबसे अच्छी नहीं बल्कि सबसे बुरी हो सकती है। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। निजी समस्याओं और असंतोषजनक प्रदर्शन से निपटने समय तर्कपूर्ण रहें, भावुक नहीं। पहले सुनें और बोलने का मौका दें, उन्हें बात पूरी करने दें, प्रतिक्रिया ना दें, बचाव या बहस ना करें या सिर्फ दूरी बढ़ाता है। समझ के रास्ते बनाएं, अविश्वास की दीवारें खड़ी ना करें। असहमति के क्षेत्र खोजें। आप अपने सुना होगा कि पहले उन बिंदुओं को सोचें जिन पर असहमत हैं। ईमानदार रहें, उन बिंदुओं को देखें जिनमें आप गलती मान सकते हैं कि मान लें। गलतियों के लिए माफ़ी मांगें, इससे आपके खिलाफ लोग ठंडे पड़ेंगे और नरम हो जाएंगे। उनके आइडिया को ध्यान से पढ़ने का वादा कीजिए और उसे पूरा कीजिए, वो सही हो सकते हैं। इस स्टेज को खोज करना आसान होगा बशर्ते आप तेज़ी से आगे बढ़ जाएं और उस जगह में पहुंचे जहां लोग कह सकें मैंने उसे बताने की कोशिश की थी लेकिन वह सुनता नहीं। समस्या पर सोचने के लिए एक्शन के स्थगित कीजिए। सलाह दीजिए कि अगले दिन या फिर कभी एक नई मीटिंग की जाएगी जब सारे तथ्य सामने लाए जाएंगे। तैयारी करने के लिए सबसे कठिन सवालों को लिख डालिए। विरोधाभास के बारे में सोचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि अपने आप से पूछिए क्या वो थोड़ा या पूरी तरह से सही हो सकता है? क्या उनके विरोध या तर्क में सच्चाई है? क्या मेरी प्रतिक्रिया समस्या से मुक्ति दिलाएगी या सिर्फ मुझे गुस्से से मुक्ति दिलाएगी? क्या मेरी प्रतिक्रिया अच्छे लोगों की नज़र में मेरा सम्मान बढ़ाएगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? जीतने पर मुझे कौन सी कीमत चुकानी होगी या मुझे चुप रहने की असहमति खत्म हो जाएगी? क्या यह कठिन स्थिति मेरे लिए एक अवसर है? मैंने इससे अब तक क्या सीखा है? लीडर वापस आते हैं और जीत जाते हैं। लीडर वापस आते हैं और जीत जाते हैं। प्रतिकूलता और अपने शरीर को ताकत देती है। लंबे समय की जीत उन्हीं के पास आती है जो अपने नुकसान से सीखते हैं। यह बात सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में देखने में मिलती है और इस बात को सबसे ज़्यादा हम क्वार्टरबैक ब्रेट फेवरे में देखते हैं। सन 1995 में डिफेंसिव लाइनमैन द्वारा ज़मीन पर अनगिनत फटके जाने के बाद फेरवे का पेन किलर बिकोडीन की आदत लग गई। वो हर रात 15 गोलियां लेते थे और हर गेम से पहले सिर्फ 2 दिन पहले रुकते थे। जैसे ही खेल खत्म होता था वो गोलियां लेने लगते थे। उल्टियां करना और खाना खाना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। परिवार और दोस्तों के बदलाव में आने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में शामिल हो गए जहां वो 6 सप्ताह रहे और शराब व बिकोडीन को छोड़ दिया। फेरवे का एक NFL का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी 3 सालों के लिए माना गया। सन 1995 से 1996 और सन 1997 में वो स्ट्रेट गेम 141 में खेले जो NFL क्वार्टरबैक में रिकॉर्ड माना जाता है। मैं कई बार गिराया जा सकता हूं लेकिन मैं हमेशा वापस आऊंगा, वो कहते हैं। कार्टूनिस्ट बिल मॉल्डिन एक स्मार्ट एलेक के और विद्रोही बच्चे थे जो हाई स्कूल में अपनी शरारतों के लिए निकाल दिए गए थे। उन्हें चित्र बनाना पसंद था, इसीलिए अपने घर वालों की सहायता के लिए 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना दादा से $20 लिए और कार्टून बनाने का कोर्स किया। अनुभव पाने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट मेन्यूज से लेकर पॉलिटिकल पोस्टर और गैंग कार्टून तक सब बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में आर्मी में रहते समय उन्होंने बिल्ली एड जो कार्टून बनाकर एक सीनियर को काफ़ी तंग किया। सिपाहियों ने अपनी परेशानी सही देखने के लिए उसे काफ़ी पसंद आया। जनरल डॉइड ईसेनहोवर ने जनरल जॉर्ज पेटन के आदेश को नकारा और उन्हें 2 पुलित्जर पुरस्कार मिले और अर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री में 21 बंदूकों की सलामी के साथ दफनाए गए। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी प्रोडक्ट का एक ऐसा आइडिया आया हो जब आपने उसे अनदेखा कर दिया हो, या सोचकर कि अगर आपने मार्केट होता तो किसी के इसका अलावा आविष्कार कर लिया होता, आपने शायद सफलता का एक बड़ा अवसर खो दिया।
उदाहरण के लिए कनाडा के दो पत्रकार क्रिस हेनी और स्कॉट एबोट ने सन 1970 के दशक में अपना अवसर पकड़ लिया। चूँकि अंतिम सफल बोर्ड गेम में आविष्कार के 50 साल बीत गए थे, अधिकतर लोगों ने सोचा कि वो अतीत की वस्तु है। हेनी और ओबोट ने इन शंकाओं को त्याग दिया और नया बोर्ड बनाने का 5 महीना लगा दिया और ट्रिवियल परसूट बनाया। कैनेडियन टॉय एंड डेकोरेशन फेयर में केवल 200 गेम बिके। न्यूयॉर्क सिटी में द अमेरिकन इंटरनेशनल टॉय फेयर में केवल 144 ऑर्डर मिले। बॉक्स बहुत बड़ा था, गेम के डिजाइन में काम की ज़रूरत थी, दाम बहुत था, लेकिन हेनी और एबोट ने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने काम को अधिक से अधिक अखबारों और पत्रिकाओं को पास भेजा। उन्होंने उसे सेलिब्रिटीज़ के पास भेजा, उस सवाल का जिक्र किया जो उनके गेम में लिखा गया था। जॉनी कार्सन द टुनाइट शो में गेम के बारे में जोश की बात की और सेल बढ़नी शुरू हो गई। सन 1984 में 20 मिलियन गेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में बिके। साधारण और असाधारण में फ़र्क 2 चीज़ों से मापा जा सकता है। सम्मान के काबिल बने। कोई विश्वास नहीं करता कि भावनात्मक रूप से संतुलित इंसान की तुलना में भावनात्मक रूप से असंतुलित स्मार्ट इंसान के लिए काम करना अच्छा है। दुनिया भर में 500 कंपनियों के किए गए अध्ययन से पता चला कि एक अच्छे लीडर को साधारण लीडर से जो चीज़ अलग करती हैं उसका 85% क्या है। उसमें सबसे ज़रूरी बात है इमोशनल इंटेलिजेंस या पुराने ज़माने की करुणा। इमोशनल इंटेलिजेंस निजी और सामाजिक क्षमताओं से बना है, जिनमें निजी क्षमता होती है और आत्म जागरूक होते हैं। वो अपनी भावनाओं को पढ़ सकते हैं तो अपनी मजबूती की सीमाओं को देख सकते हैं और आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं। इनका इमोशनल इंटेलिजेंस ऊंचा होता है, अपने आप को संभाल सकते हैं, वो कंट्रोल में होते हैं। सामाजिक क्षमता दिखाता है कि वह इंसान दूसरों के आंतरिक संस्कार के बारे में सजग होता है। वो सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं, वो दूसरों के नज़रिए से देख सकते हैं, वो जानते हैं कि कम अभिमान अहंकार बन जाता है, अनुयायी गायब हो जाते हैं। सफल लीडर जानते हैं कि रिश्तों को कैसे संभाला जाए। क्या आप बदलाव के लिए प्रभावशाली प्रेरक हैं? क्या आप लोगों को पढ़ाते हैं, रिश्तों को जाल बनाते हैं, टीम के साथ अच्छा काम करते हैं? अगर हाँ, तो आप ऊंचे स्तर पर इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं। क्या आप विश्लेषणात्मक भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं? क्या आप विश्वसनीय और लचीले हैं? क्या आप प्रदर्शन सुधारते हैं, ज़रूरत पड़ने पर एक्शन लेते हैं और दिक्कतों में आशावादी बने रहते हैं? अगर ऐसा है तो आप में सफल लीडर बनने की क्षमता है। एक कोच बने। मैं एक ऐसा इंसान चाहता हूं जो मुझे वह बना देगा जो मैं बनने की काबिल हूं। सौभाग्य से कोचिंग और ट्रेनिंग से सोच सुधरती है, मैनेजर की चाबी होती है। सच में जो कोच और ट्रेनर नहीं बन पाते वो अपनी टीम का अपना भविष्य रोक देते हैं। मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि असाइनमेंट सही तरीक़े से प्रस्तुत किया गया, सही दिशा में सपोर्ट दिया गया, सहमति ली गई। कोच के रूप में एक मैनेजर कर्मचारी की समझ का चेक कर सकता है कि उसने क्या सीखा, उसने कितनी अच्छे से काम किया। बदलाव दिखाता है कि कितनी अच्छी तरह से विशेष कामों को किया जा सकता है। याद रखना कि कोच कभी भी अपने आप में या दूसरों की संपूर्णता नहीं प्राप्त कर पाते। प्रभावशाली कोचिंग एक मैनेजर को एक इंसान के प्रदर्शन से उन आयामों पर ध्यान देने की अनुमति देता है जिनमें सुधार की ज़रूरत है। कोचिंग सेशन के दौरान बताए गए कोचिंग का लक्ष्य उन्हें उनका बेस्ट प्रदर्शन देने में मदद करना। जरूरी कदम श्रृंखला और कार्यक्रम के बारे में बताएं, सवाल मांगें और जवाब दें। अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। जहां सुधार की ज़रूरत हो वहां के बारे में बात करते समय एक समय से सिर्फ 1 या 2 बातों पर चर्चा करें। आत्म आलोचना की दिशा में जाएं। सवाल पूछें जैसा कि उस स्थिति में आपने क्या देखा जो पहले नहीं देखा, या कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। बोलने से ज़्यादा देखें, क्या आप ज़्यादा सीखेंगे। हमेशा रिकॉर्ड करें कि आपने क्या देखा और क्या सुना। पुराने परिणाम, पाए जाने वाले लक्ष्य। अभी फ्रेंड्स यहाँ आते हैं।
लास्ट पेज में। मेटकॉप को प्लानिंग की ज़रूरत सिखाई, भावनात्मक मामलों में हल करना सिखाया और मुश्किल हालातों से बचना बताया, लेकिन वह वन वे स्ट्रीट नहीं था। मेटकॉप ने क्रस्ट को सिखाया कि कैसे एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बना जाए, हालांकि चीज़ों से बचा जाए, और सिद्धांतों और चरित्र को मूल्य सिखाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे लोगों को खतरा लेने के लिए पर्याप्त अवसर देते हैं, भले ही वो फेल कर जाएं। साथ में उन्होंने हल्का फुल्का होना सिखाया, कैसे स्थितियों में अपने आप पर हंसा जाए और विनोद खोजा जाए। वो कई मामलों में सहमति नहीं रखते थे, लेकिन साथ काम करके दोनों मजबूत हुए और कंपनी भी। किसी भी संस्था में कोचिंग के लाभ हर स्तर पर उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अध्याय 8 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अध्याय 9 में।